आप देख रहे हैं रेडियो ईस्टर्न टाइम्स न्यूज चैनल। ईस्टर्न टाइम्स न्यूज रेडियो के इस खुसूसी नशरियात में मैं हूं आपकी मेज़बान। सामीन किराम, अदब की दुनिया में कुछ तख्लीक़ात ऐसी होती हैं जो महज अल्फाज का मजमुआ नहीं होती, बल्कि वो इंसानी रूह के कर्ब, वक्त की बेरहमी और अब्दियत के पुरस्रार फ़लसफ़ों का एक आईना होती हैं। आज हम एक ऐसे ही आलमी शोहरत याफ्ता हंगेरियन अदीब लाज़लो क्रास्नाहॉरकाई की तख्लीकी दुनिया में कदम रखेंगे, जिन्हें साल 2025 के लिए नोबेल इनाम का हकदार करार दिया गया है। उनके आने की खबर, आइए इस उदास और पुरस्रार फिजा में दाखिल होते हैं। अक्टूबर की एक आखिरी सुबह थी जब मगरिब की जानिब नमकीन और फटी हुई ज़मीन पर कारखाने के करीब अभी अनथद और बेरहम खजानी बारिशों की पहली बूंदें गिरना शुरू नहीं हुई थीं। वही कीचड़ का बदबूदार समंदर जो बाद में हर दीही रास्ते को नाकाबिले उबूर बना देता है और पहली बर्फबारी तक शहर तक रसाई नामुमकिन हो जाती है। इसी सुबह फोताकी अचानक घंटी की आवाज़ से जागा। सबसे नज़दीकी कलीसा जनूब मगरिब में 4 किलोमीटर दूर पुराने होख माइस के खेत में था, लेकिन वो तो एक वीरान खंडर था। वहां ना कोई घंटी थी, ना कोई मीनार। वो तो जंग के दौरान ही जमीन बोस हो चुका था। शहर भी यहाँ से इतना दूर था कि वहां से कोई आवाज यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकती थी। फिर भी वो गूंजती हुई फतेहमंदाना आवाजें किसी दूर दराज घंटी की बजाय बहुत करीब से आती महसूस हो रही थी। फोताकी ने सोचा, शायद चक्की की तरफ से, जैसे हवा उन आवाजों को उस तक लटका कर ला रही हो। उसने कोहनियों के बल तकिए पर सहारा लिया और बावर्ची खाने की उस नन्ही सी खिड़की से बाहर झांका। मगर नीम धुंधले शीशे के पार नीली मध्यम सुबह में डूबा हुआ कारखाना, जिसके गिर्द वो बजती घंटियां आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ रही थीं, अभी भी बिल्कुल साकित और खामोश था। सामने वाले मकानों में से जो एक दूसरे से फासले पर थे, सिर्फ एक खिड़की से हल्की सी रोशनी छन रही थी। वो डॉक्टर का घर था, क्योंकि वो बरसों से अंधेरे में सोने से कासिर था। फोताकी ने अपनी सांसें रोक लीं ताकि घंटियों के आखिरी सुर भी कहीं जाया न हो जाए। शायद वो हकीकत का अंदाजा लगाना चाहता था। खुद से कह रहा था, तुम अभी ख्वाब में ही हो फोताकी। मगर हकीकत जानने के लिए जरूरी था कि हर आवाज, चाहे कितनी ही मुद्दम क्यों न हो, सुनी जाए। वो अपने मशहूर नरम कदमों से बावर्ची खाने की ठंडी ईंटों पर लंगड़ाता हुआ खिड़की तक पहुंचा और सोचा, क्या कोई और भी जाग रहा है? क्या कोई और ये आवाजें नहीं सुन रहा? उसने खिड़की खोली और बाहर की तरफ झुक गया। नम हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और उसे लम्हा भर के लिए आंखें बंद करनी पड़ी। लेकिन इस गहरे सुकूत में, जिसे सिर्फ मुर्ख की बांग, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने और ताजा उठे तेज और तंद हवा के सिसकारे ने और भी गहरा कर दिया था, कान लगाना बिल्कुल बेकार था। अब वो कुछ नहीं सुन पा रहा था सिवाय अपने दिल की मध्यम धड़कनों के, जैसे ये सब महज किसी नीम ख्वाब का फरीब हो। उसने सोचा, जैसे कोई मुझे डराना चाहता हो। उसने उफसुर्दगी से उस मनहूस आसमान की तरफ देखा। गर्मियों के वो सूखे बाकियात जो टड्डी दिल के हमले के बाद बचे थे, अभी वहीं मौजूद थे। अचानक उसने एक अकेले बबूल की शाख पर बहार, गर्मी, खिजां और सरमा को एक साथ गुजरते देखा और यूं महसूस हुआ जैसे वक्त की पूरी गर्दिश एक धोखादही है। अब्दियत की ठहरी हुई गोलाई में एक तंजिया झूठ, जो इंतशार के बीच एक सीधी लकीर का शैतानी फरेब पैदा करता है और झूठी निस्बतों के जरिए बेमानी को नागुजीर दिखाता है। यानी उम्मीद, अपने घर वापसी की उम्मीद। वो फिर कंबल के नीचे घुस गया, बाजू पर सर रखा, मगर आंखें बंद न कर सका। वो घंटियां अब भी उसके दिल को डरा रही थीं, बल्कि उनके रुक जाने का अचानक सुकूत और ज्यादा होलनाक था, जैसे अब कुछ भी मुमकिन हो सकता हो। मगर कुछ नहीं हिला और वो खुद भी अपने बिस्तर पर साकित रहा। यहाँ तक कि अचानक इर्द गिर्द की खामोश चीजों में एक घबराहट सी गुफ्तगू शुरू हुई। अलमारी चढ़चढ़ाई, देगची चटखी और एक प्लेट अपनी जगह से खिसक कर रुक गई। उसने करवट बदली, मिसेस शिमिट की पसीने से भरी बू से रुख मोड़ा, हाथ बढ़ाकर अंधेरे में पानी का गिलास ढूंढा और एक ही घूंट में पी गया। इस अमल से वो इस बचकाना खौफ से आजाद हो गया।
اس نے ایک गहरी सांस ली और पेशानी का पसीना साफ किया, चूंकि वो जानता था कि श्मिड और क्रानर इस वक्त तक जानवरों को जमा करके शुमाली खेत की तरफ हाँक रहे होंगे ताकि 8 महीनों की मुशक्कत का मुआवजा वसूल करें और उनकी वापसी में अभी कई घंटे लगेंगे। इसलिए उसने दोबारा थोड़ा सोने की कोशिश की। फुताकी ने आंखें बंद की, पहलू के बल लेटा और औरत को बाहों में भर लिया। मगर जैसे ही नींद के झोंके आने लगे, वो पुरस्रार घंटियां फिर बज उठीं। लानत हो, वो बड़बड़ाया और कंबल हटा दिया। मगर जैसे ही उसका नंगा मोटा सा पांव फर्श की ठंडी ईंट को छुआ, आवाजें अचानक रुक गईं, जैसे किसी ने इशारा किया हो। वो बिस्तर के किनारे झुका, हाथ गोद में बांधे और खाली गिलास को घूरता रहा। उसका हल्क खुश्क था, दायां पांव दुख रहा था और अब ना हिम्मत थी कि दोबारा लेट जाए और ना ये कि उठकर कुछ करे। लकड़ी के चूल्हे पर जमा हुआ चिकनाई वाला जला हुआ खाना, इसके नीचे रखा फटा हुआ टोकरा, टेढ़ी मेज, दीवार पर लटकी मिट्टी से भरी मुकद्दस तस्वीरें, दरवाजे के करीब एक कोने में उल्टी पड़ी पतीलियां, और फिर खिड़की की तरफ देखा जो अब सूरज की रोशनी से नहा चुकी थी। बाहर बबूल की नंगी शाखें फैली हुई थीं और सामने हॉल्ज के घर की ढलकी छत और टेढ़ी चिमनी से धुआं उठ रहा था। उसने खुद से कहा, मैं अपना हिस्सा लूंगा, आज रात ही, ज्यादा से ज्यादा कल सुबह। अचानक मिसेस शिमिट चौंक कर जाग बैठी और पुकारा, ओ खुदा। वो घबराई हुई अध अंधेरे में इधर उधर देखती रही, फिर सकून का सांस लेकर वापस तकिए पर गिर गई। फुताकी ने पूछा, क्या हुआ, कोई बुरा ख्वाब देखा? औरत अभी भी खौफजदा निगाहों से छत को देख रही थी। उसने जवाब दिया, हाँ, खुदा की कसम, ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने हाथ दिल पर रखकर सांस भरी। सोचो तो जरा, मैं इसी कमरे में बैठी थी और अचानक किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। मैं खोलने से डरी, बस पर्दे के पीछे से झांका। सिर्फ उसकी पुश्त नजर आई। वो दरवाजे की कुंडी पर जोर से मुक्के मार रहा था और मुंह से चीख रहा था, मगर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ठोड़ी पर सख्त बाल, शीशे जैसी आंखें, होलनाक मंजर था। फुताकी ने सर हिलाते हुए कहा, खूब मजा है हमारा, और जब मैं जागा तो घंटियां बज रही थीं। औरत ने हैरत से पूछा, क्या घंटियां, कहाँ? फुताकी बोला, बस यही तो नहीं समझ पा रहा। 2 बार लगातार। औरत ने सर हिलाया, आखिर तुम पागल हो जाओगे। फुताकी ने झुंझलाकर कहा, या शायद ये भी ख्वाब ही था। देखना, आज कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। औरत बेजार होकर करवट बदलकर उससे मुंह मोड़ गई और बोली, तुम हमेशा यही कहते हो, कभी तो बस भी करो। अचानक उन्हें बाहर पिछला दरवाजा चरचराता हुआ सुनाई दिया। वो दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। औरत ने सरगोशी की, यकीनन वही हैं, मुझे एहसास हो रहा है। फुताकी झटके से बैठ गया और बोला, मुमकिन नहीं, वो अभी कैसे लौट सकते हैं? औरत ने जवाब दिया, मुझे क्या पता कैसे, जाओ जल्दी जाओ। फुताकी बिस्तर से कूदा, कपड़े बगल में दबाए और कमरे का दरवाजा बंद करके कपड़े पहने। फिर उसे याद आया, आसा, मेरा आसा बाहर रह गया है। बाहर से अब तक वो ख्वाबगाह इस्तेमाल नहीं हुई थी। दीवारें सब्ज फफूंदी से ढक गई थीं। अलमारियों में कपड़े और चादरें गल सड़ गए थे। चंद ही हफ्तों में कटलरी जंगालूद हो गई थी। मेज की टांगें ढीली पड़ गई थीं और पर्दे जर्द हो गए थे। इसीलिए उन्होंने बावर्ची खाने में रहना शुरू कर दिया था। वो कमरा अब चूहों और मकड़ियों का ठिकाना बन चुका था। फुताकी ने दरवाजे के पट से टेक लगाई और सोचने लगा कि अब देखे बगैर कैसे निकले। बावर्ची खाने से गुजरना नामुमकिन था और वो खिड़की फलांगने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका था। वैसे भी मिसेस क्रोनर या मिसेस हॉल फौरन देख लेती, जो हमेशा ताक झांक में रहती थीं, और उसका आसा अगर श्मिट ने देख लिया तो वो फौरन समझ जाएगा कि फुताकी यहाँ छुपा है और शायद फिर उसे इसका हिस्सा देने से भी इनकार कर दे। फुताकी जानता था कि श्मिट ऐसे मामलात में मजाक नहीं करता। वो नहीं चाहता था कि उसे खाली हाथ भागना पड़े, जैसे वो 7 बरस पहले यहाँ आया था। मिसेस शिमिट राहदारी में भागी, जबकि फुताकी ने दरवाजे से कान लगा दिए। उसे शिमिट की खुरदरी आवाज सुनाई दी,
शोर बंद करो मेरी बिल्ली, वैसा ही करो जैसा कहता हूँ, समझे? फुताकी के चेहरे पर गुस्से और खौफ से गर्मी दौड़ गई। वो अपने पैसों के लिए फिक्रमंद था। उसने तय किया कि अब खिड़की ही से निकलना होगा। वो अभी खिड़की की कुंडी घुमाने ही वाला था कि शिमिट के कदमों की चाप सुनाई दी। ये पेशाब करने जा रहा है। फुताकी दबे पांव वापस दरवाजे पर आया। जब पिछले सहन का दरवाजा शिमिट के पीछे बंद हुआ, फुताकी एहतियात से बावर्ची खाने में निकला। वहां उसने झुंझलाई हुई मिसेस शिमिट को देखा और बगैर कुछ कहे दरवाजे की तरफ लपका। जैसे ही उसे यकीन हुआ कि दूसरा शख्स वापस आ चुका है, उसने जोर से दरवाजा पीटा और गर्जेदार आवाज में चीखा, अरे कोई है घर में? शिमिट मेरे दोस्त। और उसे भागने का मौका दिए बगैर अंदर दाखिल हो गया। जब शिमिट बावर्ची खाने से निकलकर भागने लगा तो फुताकी उसके सामने आ खड़ा हुआ। फुताकी ने तंजिया अंदाज में पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी मेरे दोस्त? शिमिट गूंगा होकर उसे देखने लगा। फुताकी ने कहा, मैं बताता हूँ कहाँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, डरो मत। तुम पैसों समेत फरार होना चाहते थे, है ना? ठीक पहचाना? शिमिट पलकें झपकता रहा। फुताकी ने सर हिलाया और कहा, कमाल है साथी, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं समझा था। वो दोनों वापस बावर्ची खाने में आए और मेज के पास बैठ गए। मिसेस शिमिट घबराहट में चूल्हे के पास काम का ढोंग रचाने लगी। शिमिट हकलाते हुए बोला, सुनो दोस्त, मैं सब बताता हूँ। फुताकी ने उसे रोका और पूछा, मैं सब समझ गया हूँ, बस ये बताओ कि क्या क्राइनर भी इसमें शामिल था? शिमिट ने सर हिलाया और कहा, आधा आधा। फुताकी भड़क उठा, हरामजादे, तुम दोनों मुझे अल्लू बना रहे थे। फिर वो सर झुकाकर सोच में पड़ गया। उसने आखिर पूछा, अब क्या करें? शिमिट ने कंधे झटक दिए, क्या कर सकते हैं, तुम भी इसी कश्ती में हो मेरे दोस्त। फुताकी ने पूछा, क्या मतलब? शिमिट ने आहिस्ता से कहा, 3 हिस्से करेंगे, बस शर्त यह है कि इसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। मिसेस शिमिट ने ठंडी आह भरी, तुम लोगों का दिमाग चल गया है, क्या वाकई समझते हो कि बच निकलोगे? शिमिट ने बीवी की बात अनसुनी कर दी और फुताकी से इल्तिजा की, दोस्त मुझे बर्बाद मत करना, मैं बस ये मांग रहा हूँ कि अपने हिस्से की रकम मुझे कुछ अरसे के लिए उधार दे दो, बस 1 साल के लिए, जब तक हम कहीं जगह बना ले। हमें जरूरत है, समझो। 20 नोटों से कुछ नहीं बनता, कम से कम 10 तो दे दो। जब से कारखाना बंद हुआ था और वो चंद लोग यहाँ अटक गए थे, फुताकी हमेशा खाने के जायके को टटोलता रहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि मौत सबसे पहले जायकों और दीवारों में रेंगती है। वो हर निवाले को देर तक चखता ताकि उसे किसी तंबीह का पता चल सके, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि मौत अचानक नहीं बल्कि एक खबरदारी की तरह आएगी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। घड़ी बंद थी, इसलिए वक्त का एहसास खामोश था। वो तीनों जर्द चेहरों के साथ भाप उड़ाते प्यालों को तकने लगे। मिसेस शिमिट के इसरार के बावजूद दोनों मर्दों ने खाना नहीं खाया। उन्होंने बत्ती नहीं जलाई, अंधेरे में चीजें पुरस्रार लग रही थीं। दीवार पर लटके मुकद्दसीन जैसे जी उठे हों। वो जानते थे कि रात के अंधेरे के बगैर वो यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि बाकी लोग उन पर नजर रखे हुए होंगे। फुताकी ने बताया कि बाकी सब लोग, हॉल्च, क्रॉनर और हेडमास्टर सिनेमा जा रहे हैं। शिमिट ये सुनकर घबरा गया, लेकिन फुताकी ने उसे दिलासा दिया। फुताकी ने सिगरेट जलाई, जबकि मिसेस शिमिट ने संदूक को रस्सी से बांध दिया। फुताकी ने कहा, चलो अब पैसे बांट लेते हैं। शिमिट ने हिचकिचाते हुए कहा कि क्रॉनर के आने का इंतजार करते हैं, मगर फुताकी ने सख्ती से कहा, जो यहाँ है उसे अभी तकसीम कर लेते हैं। शिमिट मान गया और लिफाफा निकाला। मिसेस शिमिट ने टॉर्च जलाई। जैसे ही नोट मेज पर गिरने लगे, फुताकी की आंखों में चमक आ गई। वो नोटों के ढेर को देखकर अंधा सा हो गया। जब शिमिट ने कहा कि हिसाब पूरा है, तो अचानक खिड़की के नीचे से एक आवाज आई, और घर में खैरियत मोहतरमा शिमिट? वो सब सहम गए। शिमिट ने टॉर्च बुझाई। मिसेस शिमिट ने जल्दी से पैसे समेटे और सीने में छुपा लिए। वो मिसेस हॉल्च थी। फुताकी अलमारी के पीछे छुप गया। मिसेस शिमिट बाहर गईं ताकि उसे टाल सकें। जब वो वापस आईं तो उनका चेहरा जर्द था। उन्होंने बत्ती जलाई। शिमिट चिल्लाया, ये क्या कर रही हो, हमें देख लेंगे। औरत ने कांपती आवाज में कहा, वो
वो पागल हो गई है। वो कहती है कि इरेमियास और पेट्रीना वापस आ रहे हैं। वो कच्ची सड़क पर पहुंच चुके हैं। वो यहाँ कारखाने आ रहे हैं। शायद वो आ भी चुके हैं और कोचमा में है। एक ऐसी बस्ती जहां लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, वहां मर्दों के वापस आने की खबर ने एक नया खौफ और हैजान पैदा कर दिया है। ये था लास्लो क्रास्नाहोर्काई के नावल का आगाज। जिंदगी की बेयकीनी और खौफ की ये लहर हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। आज के अदबी गोशे से फिलहाल इतना ही। रेडियो ईस्टर्न टाइम्स न्यूज़ चैनल से अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।